मैं केवल ओबीसी समुदाय की बात नहीं कर रही हूँ, तमाम समुदाय का पता चल जाएगा कि कौन किस समुदाय से है। ओबीसी की सीट को नॉट फाउंड सूटेबल कर दिया जा रहा है, मुझे नॉट फाउंड सूटेबल कर दिया जाता है। जो पीड़ित हो रहे हैं वो भी अवगत है और जो प्रताड़ित कर रहे हैं वो भी अवगत हैं, सब जानते हैं इस बात को। हमें जो डिप्राइव किया जाता है, हमें जो बेदखल करने की कोशिश की जाती है, तभी हम इससे मुक्त हो सकेंगे। इस वक्त हम लोग दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हैं और यहाँ पर आज नेशनल कॉन्क्लेव हुआ है ओबीसी को लेकर, अदर बैकवर्ड कास्ट को लेकर या क्लासेस। इन पे पूरे मामले को लेकर बड़े बड़े नेता आए थे, पूरे देश से बुद्धिजीवी आए थे, इंटेलेक्चुअल्स आए हुए थे और बहुत सारी बातें हुई। प्रेजेंट में ओबीसी के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या प्लानिंग होना चाहिए, इस पे बात हुई और क्या कुछ बदलने की ज़रूरत है और सरकार की नीतियों में क्या परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। ऐसी बहुत सारी बातें हुई। इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे और साथ में ओबीसी की इस समय क्या दशा है और भविष्य में उसकी कैसी दिशा होगी, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शेफाली शेखर हैं और शिक्षक रह चुकी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 8 साल तक पढ़ा चुकी हैं, अभी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं। जेएनयू से हैं, जेएनयू में भी आप काम कर चुकी हैं, पॉलिटिकली एक्टिव भी रही हैं और बहुजन आंदोलन से भी लगातार, सोशल जस्टिस के आंदोलन से आप लगातार जुड़ी हुई हैं। तो मैडम, पहला सवाल यही है कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं इस देश में कि ओबीसी को दिल्ली में एक नेशनल कॉन्क्लेव करना पड़ रहा है? देखिए, इस तरह के जब सम्मेलन किए जाते हैं तो उसका एक बड़ा मकसद, दो मकसद वैसे तो होते हैं कि आपके जो लोग हैं, यदि आप बहुजन की बात कर रहे हैं तो तमाम राज्यों के, पूरे देश भर में जितने भी ओबीसी जाति या बहुजन समाज के जो लोग हैं वो आपकी बात को सुने और आपसे जुड़े और हम आगे की जो नीतियां हैं, आगे की जो योजनाएं हैं, उस पर हम काम कर सकें। दूसरी बात, ऐसे कार्यक्रम या ऐसे सम्मेलन के पीछे ये होता है कि आप सरकार को भी एक संदेश देते हैं कि इस समाज के जो लोग हैं वो आपसे कुछ उम्मीद कर रहे हैं, वो आपसे कुछ मांग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उन मांगों को पूरा करें और ऐसी मांगें जो कि जायज़ मांगे हैं, संवैधानिक मांगे हैं, हम ऐसी मांग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सरकार उन मांगों को सुने और उसको पूरा करे। कौन सी मांगे हैं मैडम वो? देखिए, ये आज का जो कन्वेंशन है उसमें कई तरीके की बातें आई। उसमें एक मुख्य बात जो रही कि जो जाति जनगणना होनी है, कास्ट सेंसस होना है, तो उसमें जाति जनगणना हो, क्योंकि जाति जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि देश भर में अभी जो है कितने % लोग जो हैं वो किस समुदाय से आते हैं। मैं केवल ओबीसी समुदाय की बात नहीं कर रही हूँ, तमाम समुदाय का पता चल जाएगा कि कौन किस समुदाय से है। तो एक तो हमारी मुख्य बात, हम ये चाहते हैं कि जाति जनगणना जो है वो हो। दूसरी बात ये है कि जो महिला आरक्षण की जो बात है, महिला आरक्षण जो 33% की बात हो चुकी है, अभी तक बीजेपी की सरकार है, दूसरा टर्म है मोदी जी का, लेकिन अभी तक महिला आरक्षण पर किसी भी तरीके का हमें बातचीत सुनने को नहीं मिल रही है, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो ये हमारी मुख्य मांगे हैं। बाकी हम चाहते हैं कि आरक्षण जो है, ओबीसी आरक्षण, दलित आरक्षण, एसटी आरक्षण जो है उसको हर जितने भी केंद्रीय संस्थान हैं, जितने भी नौकरियों की पदें हैं, उसमें इन सबको ओबीसी की जो सीटें हैं, एससी एसटी की जो सीटें हैं, उसको फुलफिल किया जाए। और जहाँ तक एक आजकल हमें देखने को मिल रहा है कि कई सारे बड़े बड़े संस्थानों में ओबीसी की सीट को नॉट फाउंड सूटेबल कर दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी गलतियाँ ना हो, यदि ये गलती है और ऐसी यदि ये जानबूझकर किया जा रहा है तो हम चाहते हैं कि इसको फ़ौरन रोका जाए, क्योंकि संविधान से हमें मान्यता, हमें संवैधानिक हक है हमारा कि हम आरक्षण को लें। आप इस बात को लेकर श्योर हैं कि ये गलती जानबूझ के कर रही है या फिर ओबीसी कैंडिडेट सच में सुटेबल नहीं है उस पोस्ट के लिए? देखिए, जानबूझकर ही मैं कहूँगी, क्योंकि जानबूझकर यदि नहीं होता तो आप देखिए कि जेएनयू में कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको कि वाइवा के 30 नंबर में केवल 1 नंबर दिया जाता है। मैं खुद जिस कॉलेज में, शहीद भगत सिंह कॉलेज में, मैं
3 साल के करीब पढ़ा चुकी हूँ और मेरी ही ओबीसी पद पर फिर से साक्षात्कार करवाया जाता है और मुझे नॉट फाउंड सूटेबल कर दिया जाता है। मतलब जो पढ़ा चुका है 3 साल जी। उसको एनएफएस में फिर डाल जी, दिया। वही कमेटी है, वही लोग हैं, वही प्रिंसिपल हैं, तमाम वही लोग हैं और मुझे उस कमेटी में एनएफएस कर दिया जाता है। तो 3 साल पहले मैं कहीं योग्य थी और 3 साल के बाद जबकि मेरा एक्सपीरियंस और बढ़ जाता है मैं वहाँ अयोग्य घोषित कर दी जाती हूँ। तो वो लगता है कि ये गलती नहीं है, ये जानबूझकर की गई कोशिश है। कॉन्स्पिरेसी बोल सकते हैं इसको। तो ये जानबूझकर किया गया, बहुत ही सोच समझ करके की गई बात है ये। तो इसको क्या हम ये ओबीसी को यूनिवर्सिटी और कॉलेज में घुसने ना देने के लिए कोई षड्यंत्र लगता है आपको? देखिए, बहुत नई बात नहीं है कि जो आरक्षण है उसको ना लागू होने देने की बात जो है वो बहुत नई नहीं है, बहुत पुरानी है। पहले तो आरक्षण लागू ना किया जाए, आरक्षण जैसी चीज़, आरक्षण का विधेयक पारित ना किया जाए, फिर जब लागू हो गया तो उसको मतलब उस तरीके से इम्प्लीमेंट ना किया जाए कि लोग सबसे पहले तो उच्च शिक्षा में आ सकें और जब उच्च शिक्षा प्राप्त करके लोग नौकरियों के लिए जाते हैं तो नौकरी में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो ये बहुत नई बात नहीं है जो हमारे सामने है, ये बहुत पुरानी बात है और इससे सब अवगत हैं। जो पीड़ित हो रहे हैं वो भी अवगत हैं और जो प्रताड़ित कर रहे हैं वो भी अवगत हैं, सब जानते हैं इस बात को। इसीलिए यह सम्मेलन किया गया है कि आपके ऊपर जो लगातार हमले हो रहे हैं, आपके हक के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उस हक को हमें लेना है। उस अधिकार जो हमें दिया गया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के द्वारा जो हमें अधिकार दिया है, उस हक को हमें लेना है। मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर जो हमारा संविधान हमें कुछ हक देता है, जो आरक्षण की बातें की जाती है, तो हमें वो आरक्षण बिल्कुल मिलना चाहिए। कास्ट सेंसस को लेके एक लॉजिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वो अक्सर अखबारों और टीवी के जरिए बोला जाता है कि इससे समाज में डिवीज़न बढ़ेगा, जातिवाद बढ़ जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये लॉजिक और ये बातें सही होंगी? देखिए, जहाँ तक डिवीज़न की बात है तो और जहाँ तक ये बात आप शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि उससे जाति की जो खाई है वो और गहरी हो ये जाएगी, बड़ा है पॉपुलर ना? लॉजिक तो जाति की खाई तो वैसे भी बहुत गहरी है। आप उसको यदि जाति जनगणना ना कराएं तब वो और गहरी हो जाएगी, ऐसी तो कोई बात है नहीं। क्योंकि आप देखिए कि आईआईटी, एम्स, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर कि मैं वही बात फिर से दोहराऊंगी कि उन्हें रिटन में बहुत अच्छे नंबर हैं क्योंकि वहाँ उनकी जाति नहीं लिखी है, लेकिन जैसे ही वो इंटरव्यू में आते हैं, साक्षात्कार में आते हैं, तो उनके सरनेम से या जो कॉलम होता है उसमें पता होता है कि ये फ़लाँ व्यक्ति, फ़लाँ जो कैंडिडेट है किस जाति के हैं, तो उससे उनका जो नंबर है वो कम हो जाता है। यदि 100 में 60, 70 और 30 का वेटेज है रिटेन और वाइवा में, तो 70 में यदि किसी को 50 आते हैं, 55 आते हैं, 60 आते हैं, तो उसी विद्यार्थी को वाइवा में 1, 2 या 5 कैसे आ सकते हैं, ये मतलब बहुत एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। जी। सवाल क्या, एक षड्यंत्र है? क्योंकि हमने इस बार के जो यूपीएससी टॉपर थे उनके बारे में भी यही सवाल उठा था कि उनके रिटन में सबसे ज़्यादा नंबर थे लेकिन इंटरव्यू में उनको उतने अच्छे नंबर नहीं मिले, जबकि वहीं अपाला मिश्रा एक कैंडिडेट थी, उनको अच्छे नंबर मिले, रिटन में उनके कमजोर थे। हाँ, अभी तक की इंटरव्यू में शायद सबसे अच्छे नंबर मिलने की वजह से ही वो टॉप 10 में जगह बना पाई। तो लेकिन मैडम इसके साथ कुछ सवाल और उठ के आ रहे हैं और ये चिंता का भी विषय है कि इसका सोल्यूशन क्या है फाइनली अगर हम करें तो। ये सब कुछ हो रहा है, हमने अभी देखा जीबी पंत में, इलाहाबाद में हुआ, जेएनयू का मामला हमारे सामने है, हम लगातार देख रहे हैं। इसका सोल्यूशन है क्या मैडम? सॉल्यूशन यही है कि आप सम्मेलन कीजिए, आप अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, आप जहाँ भी आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है उसको सामने लाइए, मौन को छोड़िए। और एक ये जो बात आती है कि कोई बात नहीं मेरे साथ नहीं हुआ, तो मेरे साथ नहीं हुआ तो कभी आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि छगन भुजबल साहब ने भी कहा कि जब तक आप सड़क पर उतरेंगे नहीं, जब तक आप बुलंद आवाज़ से आप
सत्ता के कानों तक अपनी गूंज नहीं पहुंचाएंगे, तब तक कुछ भी हो पाना असंभव है। और ये सम्मेलन केवल यहाँ जो लोग बैठे हैं उन्हीं के लिए सम्मेलन नहीं है। कोई भी सम्मेलन पूरे देश भर के लिए संदेश होता है कि आप जितने भी युवा पीढ़ी हैं, और केवल युवा पीढ़ी ही नहीं, जो हमसे बड़े बुजुर्ग हैं और जो हमसे बहुत बच्चे हैं, हमारे बच्चों की उम्र के लोग भी हैं, उनको भी हमें जागृत करने की ज़रूरत है। तभी ये जो खाई है या ये जो हमें जो डिप्राइव किया जाता है, हमें जो बेदखल करने की कोशिश की जाती है, तभी हम इससे मुक्त हो सकेंगे। अदरवाइज देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। मैडम, आप यूनिवर्सिटी में हैं और हम लोग इस समय दिल्ली के बहुत अच्छे स्टेडियम में हैं, ये सारी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ओबीसी, अगर आप ओबीसी तबके की बातचीत कर रही हैं तो ओबीसी तबके का बहुत बड़ा हिस्सा गांव में है और वो गांव में है, वहाँ तक ये बात नहीं जा रही है, उनको नहीं पता ये सारी चीज़ें। गांव में किसी से आप पूछेंगे, उसको नहीं पता कि एनएफएस क्या होता है और जेएनयू में किस तरह से हो रहा है, लेकिन उसको ये ज़रूर पता है कि मंदिर कैसे बनेगा और अयोध्या के बाद काशी कैसे जाना है। तो उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए क्या आप लोगों ने कोई प्लान बनाया? देखिए, एनएफएस की जो बात है या कुछ इस तरह की बात है जो सामने लाती है कि जो बड़े संस्थान में लोग बैठे हुए हैं जो कि हमारे इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार लेते हैं, वो हमारे साथ कैसे अन्याय करते हैं, उसको एनएफएस बोला जाता है साक्षात्कार में, यदि कोई सूटेबल ना हो सकता है ये टर्म ना पता हो, लेकिन सदियों से जो हमारे ऊपर हमें हमारे हक से बेदखल करने की जो कोशिश की जाती है, ये तो लोगों को पता है, ये हमारे यहाँ लोगों को पता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी राज्यवार इस तरीके के सम्मेलन होते हैं, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस था और इस कॉन्फ्रेंस, ये जो कॉन्क्लेव था, इसमें कई तरह की परेशानियाँ आई, अंत समय तक यस नो होता रहा, जगह नहीं मिल रही थी। 3 बार इस प्रोग्राम का जो ढांचा है वो तैयार किया गया, 3 अलग अलग जगह की बुकिंग की गई और फाइनली यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में हुआ। तो ऐसा नहीं है कि लोग सम्मेलन में नहीं जुटेंगे, हाँ ये है कि क्योंकि लोग बेरोजगार हैं, लोगों में शिक्षा की कमी है, तो लोगों को जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षित करो, संगठित करो, तो शिक्षा और संगठन तो बहुत आवश्यक है। और जो आप जिस तरफ आपने इशारा किया कि ये तो बहुत पुरानी पॉलिसी रही है, ये तो अंग्रेज़ों की भी पॉलिसी रही है कि फूट डाल और राज्य करो, है ना। तो उस वो जो पूरा जाल है, उस जाल में हमें नहीं फंसना चाहिए। और जो मंदिर मस्जिद का मुद्दा है, वो तो उससे लोग बहुत जल्दी जुड़ाव महसूस करते हैं और उस तरफ लोग आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन यदि आप शिक्षा आपका मजबूत होगा, आप शिक्षित रहेंगे, और तभी आप संगठित भी हो पाएंगे, तभी आपके जो लोग हैं, जो बहुजन लोग हैं, तभी आप उनकी आवाज़ भी, उनकी बात भी आप समझ पाएंगे। इसीलिए शिक्षा निहायत आवश्यक है। और जब तक तो प्राइवेटाइज हो रहा है मैडम। बिल्कुल, शिक्षा का निजीकरण कोई नई बात नहीं है। शिक्षा के निजीकरण तो कांग्रेस की सरकार ने ही शुरू कर दी थी, और फ़ी हाइक भी उसी का एक पार्ट है। पहले फ़ी हाइक, और फ़ी हाइक के बाद जो जितने भी अशोका यूनिवर्सिटी है, जिंदल है, इस तरीके के शिवनादर हैं, बबली है, शारदा है, इस तरीके की यूनिवर्सिटी, आप वही तो देखिए कि कितना कॉन्ट्राडिक्शन है कि जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो सारे दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन जो बहुजन हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बड़ी मशक्क़त करके डीयू, जेएनयू या इन इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में आ पाते हैं और एग्जिस्ट कर, मतलब अपने सस्टेन कर पाते हैं, तो उनके लिए तो सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं। और जो पुराने भी संस्थान हैं, उसमें भी तो प्राइवेट कोर्सेज लाए ही जा रहे हैं कि आप पे कीजिए और सरकार की कोई उसमें ज़िम्मेदारी नहीं होगी। तो ये तो बहुत चिंता का विषय है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, तब तक आप संगठित नहीं होंगे, और संगठित नहीं होंगे तो आप बुलंद आवाज़ के साथ तब तक आप अपनी बात को नहीं रख पाएंगे। इसलिए एक फाइनल कंक्लूजन ले लेते हैं मैडम से। मैडम, कोई और बात, ऐसे सवाल या कोई बात आप जो मैं ना पूछ पाऊँ और आप रखना चाहती हूँ ऑडियंस के सामने, तो आप रख सकती हैं। नहीं, मेरा बस यही कहना है कि जितने भी दलित, बहुजन, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी समाज हैं, जो कि यहाँ के मूल निवासी हैं, उन्हें आगे आना चाहिए, उन्हें संगठित होना चाहिए, उन्हें शिक्षा पर बल देना चाहिए, और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
अपनी बात पहुंचानी चाहिए। और ऐसे यदि सम्मेलन हो, ऐसे यदि किसी तरीके का कार्यक्रम क्षेत्र में, राज्य में, देश भर में हो, तो उसमें वो शिरकत करें। यही मेरा उनसे अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। तो ये थी पूरी जो बातचीत हमने आपको सुनाई ओबीसी कॉन्क्लेव के बाद किस तरह के रिजल्ट रहे और पूरे देश में इस वैचारिकी पे किस तरह की बातचीत हो रही है। ऐसी और बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, तालकटोरा स्टेडियम, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।